हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जीके हम लगा रहे हैं परीक्षा धाम बुक के माध्यम से, और एमसीक्यू तो हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में लगा ही चुके हैं बहुत सारे, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल से जो है बात कर रहे हैं। इसमें हम मध्य प्रदेश में एक दृष्टि पूरा बात कर चुके थे। मध्य प्रदेश की यहाँ पर हमारी ज्योग्राफी चल रही है, और मध्य प्रदेश की भूगोल में अगर बात की जाए तो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी बात करेंगे 8 नंबर मध्य प्रदेश की बांध परियोजनाओं के बारे में, 9वां नंबर मध्य प्रदेश की जलप्रपात, 10वां मध्य प्रदेश की झीलें तालाब रामसर साइट एवं जैव विविधता विरासत स्थल, एवं 11वां मध्य प्रदेश की मिट्टियां। तो एक ही वीडियो में 4 चैप्टर आज हमारे यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं। इससे पहले 7 चैप्टर की अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पर जाके जरूर याद से देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बांध परियोजनाओं की बात की जाए तो आप चाहो तो इसका मैप रख के बैठे हो नहीं बैठे हो मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके अपनी ड्रॉ जो है कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश की सबसे पहले हम बांध परियोजनाओं में अगर बात की जाए तो सबसे पहले इंदिरा सागर परियोजना आती है। अब इंदिरा सागर परियोजना कहां पर है, तब आप कहेंगे इंदिरा सागर परियोजना ये आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर। तो इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश की सबसे ऊंचे बांध के रूप में जानी जाती है। इसकी आधारशिला मतलब की स्थापना 1984 में इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी, और 1992 में यह बनकर जो है तैयार हो गई थी। यहां से 2007 में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध एक योजना चली थी जिसका नाम है जलदीप योजना, इसका जो है प्रारंभ किया गया था। इंदिरा सागर परियोजना को ही इस बांध को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी आ जाए कि पुनासा बांध किसे कहा जाता है, इंदिरा सागर को ही कहा जाता है पुनासा बांध। यहाँ पर जो कुल विद्युत क्षमता है वो 1000 मेगावाट है, ध्यान रखना है। फिर आता है गांधी सागर बांध। अब ये गांधी सागर बांध कहाँ है, तो ये गांधी सागर बांध आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। गांधी सागर की बात किया तो चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का पहला बांध है। इसकी आधारशिला 1954 में रखी गई थी, लेकिन 1960 में ये 6 साल के बाद बनकर तैयार हुआ। गांधी सागर परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की ज्वाइंट रूप से परियोजना है। चंबल घाटी के अंतर्गत ही एक राणा सागर और जवाहर सागर परियोजना भी स्थापित की गई है, जो कि राजस्थान में स्थित है, और गांधी सागर आपके मध्य प्रदेश में है। 2023 में मध्य प्रदेश का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर मंदसौर में जो है आयोजन भी किया गया है। तीसरी आती है राणा प्रताप सागर परियोजना और जवाहर सागर। तो राणा प्रताप और जवाहर सागर जैसे बताया हमने, ये आपकी राजस्थान में स्थित है। खैर हम बात करेंगे राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना गांधी सागर से केवल 48 किलोमीटर आगे है। चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर 1970 में इसको बनाया गया था। इसकी विद्युत क्षमता की बात किया तो 172 मेगावाट है। इसके बाद आती है जवाहर सागर परियोजना। ये राणा प्रताप सागर से 38 किलोमीटर आगे है, जो कि कोटा के बोराबास गांव में है। ध्यान रखिएगा यहां पर जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया है, और इसकी क्षमता जो है 99 मेगावाट है। इसके बाद सरदार सरोवर बांध आता है। अब सरदार सरोवर बांध कहाँ है, सरदार सरोवर बांध आपका मध्य प्रदेश में ना होकर ये आपके गुजरात में है। लेकिन ध्यान रखिएगा गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया ग्राम में स्थित है, और यह नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है, और इसका विरोध भी किया गया था, इसी के एक संबंधित है ना। इसका उद्घाटन सरदार सरोवर बांध का जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में किया था, और 2017 को यह राष्ट्र को समर्पित जो है कर दिया गया है। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई के लिए विरोध किया गया था मेधा पाटकर के द्वारा। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है चलाया गया था। सरदार सरोवर से लाभान्वित राज्यों की बात किया तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं राजस्थान, ये चारों राज्य आपके सरदार सरोवर बांध से लाभ जो है प्राप्त करते हैं। इसके बाद आता है बाढ़ सागर बांध। अब आपने मैप पे ड्रॉ कर लिया होगा, मुझे आइडिया है, तो आप लोग समझ पाओगे। बाढ़ सागर बांध की बात किया तो शहडोल के देवलौंद नामक स्थान पर सोन नदी पर बाढ़ सागर परियोजना स्थित है। सबसे इंपोर्टेंट इस बात में यह है कि यह 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की। तो इसका जो बाढ़ सागर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त रूप से परियोजना है। इसका नामकरण बाण सागर का बाणभट्ट के नाम पर जो है रखा गया है। इसके बाद आती है ओमकारेश्वर परियोजना। ओमकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले में इंदिरा सागर परियोजना से 40 मील मतलब कि 63 किलोमीटर अनुप्रवाह मतलब कि डाउन स्ट्रीम में स्थित है। ओमकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है लगाया गया है। कहां पर, ओमकारेश्वर में, और यह ओमकारेश्वर परियोजना में ही स्थापित किया गया है। इसके बाद आता है सम्राट अशोक परियोजना। सम्राट अशोक परियोजना मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के खोवा गांव में बेतवा की सहायक नदी हलाली परियोजना जो है स्थित है। हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग से थाल जलाशय के नाम से पुकारते थे। इसके बाद आती है भीमगढ़ बांध। भीमगढ़ बांध की बात किया है तो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में
बैनगंगा नदी में भीमगढ़ बांध जो है निर्मित किया गया है। इस बांध को ही, भीमगढ़ बांध को, संजय सरोवर भी कहा जाता है और एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है, इसलिए इंपोर्टेंट है भीमगढ़ बांध। इसके बाद अवंतीबाई परियोजना, बरगी बांध भी अवंतीबाई परियोजना को कहा जाता है। यह जबलपुर शहर को पानी की सप्लाई जो है करता है। नर्मदा नदी पर यह बांध बनाकर जबलपुर जिले के बिजोरा गांव में स्थित है और इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो 90 मेगावाट जो है बताई जाती है। एक वेबसाइट है indianvillage.com, मतलब ये सब वेबसाइट है। इसके अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध जो है बरगी बांध को ही बताया गया है, जिसकी लंबाई 5357 मीटर है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना में एक छोटा सा आप लोगों को फैक्ट याद रखना होगा, राजघाट परियोजना को ही रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अगर आ जाए कि राजघाट परियोजना का दूसरा नाम क्या है, तब आप कहेंगे रानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से ही राजघाट परियोजना को जाना जाता है। बहुत सारे लोग ना माता टीला बांध पे टिक लगा देते हैं, जबकि माता टीला बांध रानी लक्ष्मीबाई परियोजना का बांध का नाम नहीं है। ठीक है, राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त रूप से परियोजना है। राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले एवं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की सीमा पर स्थित है। ये दोनों जिलों को याद रखना है, अशोकनगर जिला मध्य प्रदेश का, ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है और यह बेतवा नदी पर जो है स्थित है। इसके बाद बात किया है तो अटल सागर बांध। अब छोटे छोटे कुछ 3 बांध हैं। अटल सागर बांध शिवपुरी जिले में है, सिंध नदी पर स्थित है और इसे ही अटल सागर बांध को मड़ीखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद भदभदा बांध। भदभदा बांध का निर्माण 1965 में किया गया था। भोपाल में स्थित बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है। इसे मुख्य तौर पर बांध का पानी बढ़ने पर कलियासोत नदी की ओर जो है छोड़ दिया जाता है। एक आता है आवदा बांध, जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आवदा बांध स्थित है। सीप नदी पर, कौन सी? सीप नदी पर ग्राम आवदा के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में किया गया था। बांध, आवदा बांध सिंचाई स्रोत के साथ साथ पर्यटन स्थल के रूप में भी जो है जाना जाता है। एक चीज ध्यान रखना है, एक आपका साइक्लोपियन बांध है, जो कि विशाल बांध का निर्माण भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज ने करवाया था, जिसे बाद में होशंग शाह के द्वारा जो है नष्ट कर दिया गया था। तो साइक्लोपियन बांध अगर कभी पूछा जाए कहां पर था, तो आप कहेंगे विशाल बांध था, भोजपुर में बेतवा नदी पर राजा भोज के द्वारा जो है बनवाया गया था। अब कुछ आपके यहां पर हम परियोजनाएं, बांध होंगे, नदी होगी और स्थान जिला होगा। कौन सी परियोजना किस नदी पर किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो चलो फैक्ट के साथ बात करेंगे। तो अभी जो पढ़ी थी वो तो होंगी और भी एक्स्ट्रा होंगी। सबसे पहले आती है बंजारा बांध। बंजारा बांध सीप नदी पर है, श्योपुर जिले में है। दूसरी आती है पगारा बांध, जो कि आसन नदी पर है, मुरैना जिले में है। पहसारी बांध मोवर नदी पर है, ग्वालियर जिले में है। राजघाट परियोजना या रानी लक्ष्मीबाई परियोजना आती है, जो कि बेतवा नदी पर है, अशोकनगर मध्य प्रदेश में, ललितपुर उत्तर प्रदेश, दोनों ही राज्यों में स्थित है। बीला सागर परियोजना बीला नदी पर है, सागर जिले में स्थित है। मुड़िया बांध बीना नदी पर है, सागर जिले में है। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पर है, छतरपुर जिले में है। और ग्रेटर गंगू परियोजना किन नदी पर है? छतरपुर में। तो उर्मिल परियोजना एवं ग्रेटर गंगू परियोजना आ जाए तो नदी अलग अलग है, उर्मिल एवं किन नदी, लेकिन राज्य जिला एक ही है, छतरपुर जिले में है। इसके बाद टॉन्स परियोजना। टॉन्स परियोजना टॉन्स नदी पर है, जो कि रीवा जिले में है। गुलाब सागर परियोजना महान नदी पर है, सीधी जिले में है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, देवलौन शहडोल में है। थावर परियोजना राजीव गांधी सागर परियोजना के नाम से जानी जाती है, थावर नदी पर है, नैनपुर मंडला जिले में है। मटियारी परियोजना की बात किया तो मटियारी नदी पर है, जो कि बंजर की सहायक नदी है, मंडला जिले में है। राजीव सागर परियोजना, जिसे बाबन थड़ी परियोजना भी कहते हैं, बाबन थड़ी नदी व बेनगंगा नदी पर बालाघाट जिले में है। धूती परियोजना बेनगंगा नदी पर है, बालाघाट जिले में। संजय सरोवर बांध, भीमगढ़ बांध और अपर बेनगंगा, ये बेनगंगा नदी पर है और सिवनी जिले में स्थित है। माचागोरा बांध की बात किया तो पेंच नदी पर है, छिंदवाड़ा जिले में है। सीतारेवा बांध की बात किया तो सीतारेवा नदी पर है, ये भी आपका छिंदवाड़ा ही जिले में है। तवा बांध की बात किया है तो तवा नदी पर है, नर्मदापुरम जिले में है। इंदिरा सागर बांध पुनासा परियोजना नर्मदा नदी पर है, खंडवा जिले में है। देजला देवड़ा बांध कुंडा नदी पर है, खरगोन जिले में है। लोअर गोई परियोजना गोई नदी पर है, बड़वानी जिले में है। चंद्रशेखर परियोजना, जिसे जोबट परियोजना भी कहते हैं, हथनी नदी पर है, अलीराजपुर एवं धार की सीमा पर है। मान परियोजना मान नदी पर है, जो कि धार जिले में है। गांधी सागर प्रथम जल विद्युत परियोजना चम्बल नदी पर है, जो कि मंदसौर जिले में है। कुंडलिया बांध, जो कि कालीसिंध नेवज नदी पर है, आगर मालवा राजगढ़ जिले में है। मोहनपुरा परियोजना नेवज नदी पर है, राजगढ़ जिले में है। गोपी कृष्णा बांध चौपन नदी पर है, गुना जिले में है। मड़ीखेड़ा या अटल सागर बांध सिंध नदी पर है, शिवपुरी जिले में है। और मोहिनी सागर बांध भी बात किया तो सिंध नदी पर शिवपुरी जिले में ही है।
चौरल परियोजना की बात किया तो चौरल नदी पर इंदौर में है। बारना परियोजना बारना नदी पर रायसेन जिले में है। सम्राट अशोक परियोजना बेतवा हलाली नदी पर है जो कि बिदसा जिले में स्थित है। तो आपकी कुछ परियोजनाएं बांध थे जो कि किस नदी पर किस स्थान पर है इसकी हमने बात किया। तो अब आपको एक बार में तो याद होने से रहे। अब आपको कैसे याद करना है, एक से दो बार इसी को रिपीट करके वीडियो देख लेना है या फिर लिख लेना है तो आपको याद जो है हो जाएंगे। अभी और भी है, जैसे बात किया है अवंतीबाई परियोजना जो कि बरगी परियोजना के नाम से जानी जाती है, नर्मदा नदी पर है, जबलपुर जिले में है। सुक्ता परियोजना भगवंत सागर परियोजना के नाम से सुक्ता नदी पर है, खंडवा जिले में है। चिलर परियोजना चिल्लर नदी पर है जो कि शाजापुर में। अब देख सकते हो ये क्वेश्चन आए भी है 2025 में एमपीपीएससी में आ चुका है। पारस डोहे बांध ताप्ती नदी पर है, बैतूल जिले में है। अपर बेदा परियोजना बेदा नदी पर है, खरगोन जिले में है। अटरिया परियोजना हिरण नदी पर है, कटनी जिले में है। हरसी परियोजना पार्वती नदी पर है, ग्वालियर में है। इसके बाद कोलार परियोजना कोलार नदी पर है, लवाखेड़िया सीहोर जिले में है। बरिया यार या बरियारपुर परियोजना धसान केन नदी पर है, छतरपुर जिले में है। राघवपुर परियोजना नर्मदा नदी पर डिंडोरी जिले में है। मछरेबा परियोजना मछरेबा नदी पर नरसिंहपुर जिले में है। गंजाल परियोजना प्रस्तावित है, गंजाल नदी पर हरदा जिले में है। मोरंड परियोजना प्रस्तावित है, मोरंड नदी पर नर्मदापुरम में है। चिंकी परियोजना चिंकी बौरास नर्मदा नदी पर है, नरसिंहपुर में। भावसा परियोजना अमरावती जो कि ताप्ती की सहायक नदी है, बुरहानपुर में है। चल्दू परियोजना रेतम नदी पर मंदसौर में है। बिलगांव परियोजना रेतम नदी पर ही डिंडोरी में है। सोनपुर परियोजना सोनार नदी पर सागर में है। और पटने परियोजना पटने नदी पर जो है आपकी पन्ना में स्थित है। तो कुछ आपकी ये बहुत ज्यादा है लेकिन कुछ आपको याद तो करनी पड़ेंगी जिससे कि एग्जाम में आए तो आप जो है कर सके। देख सकते हो एमपीपीएससी पर 24-25 पिछले पेज पे भी आया था तो ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की कुछ ज्वाइंट रूप से परियोजनाएं हैं, जैसे आपकी यहां पर बात किया है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजनाओं की बात की जाए तो गांधी सागर मंदसौर में स्थित है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 115 मेगावाट है। राणा सागर चित्तौड़गढ़ में है, इसकी कुल विद्युत क्षमता 172 मेगावाट है। जवाहर सागर कोटा राजस्थान में है, इसकी कुल विद्युत क्षमता 99 मेगावाट है। ये तीनों ही मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त रूप से परियोजना है। अब दूसरी आती है मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र एवं गुजरात चार राज्यों की संयुक्त रूप से परियोजना, जिसे सरदार सरोवर परियोजना के नाम से जानी जाती है। गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी परियोजना है। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने इसका निर्माण किया था या उद्घाटन किया था, जिसकी ऊंचाई 138.5 मीटर है। 2017 में यह राष्ट्र को समर्पित की जा चुकी है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजनाओं में बात किया तो राजीव सागर बावनथड़ी बालाघाट में है। संजय सरोवर बैनगंगा नदी सिवनी में है। काली सागर या बांध परियोजना काली नदी पर है। बात किया पेंच परियोजना पेंच नदी छिंदवाड़ा में स्थित है। तो ये आपकी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की संयुक्त रूप से है। इसके बाद आती है मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त रूप से। राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर अशोकनगर जिले में है और माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर ही ललितपुर जिले में है उत्तर प्रदेश में। तो ये आपकी मध्य प्रदेश में और ये आपकी उत्तर प्रदेश में 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। उर्मिल परियोजना सिंहपुर परियोजना ग्रेटर गंगो परियोजना और रनगवा परियोजना ये आपकी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, लेकिन कैन नदी पर छतरपुर जिले में है स्थित है। अब एक आती है कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना, जिसे बाण सागर संयुक्त परियोजना की बात की जाती है। शहडोल देवलोन में स्थित है। यह परियोजना सोन नदी पर है। मध्य प्रदेश को 50%, उत्तर प्रदेश को 25% और बिहार को 25% इसका जो है हिस्सा शामिल किया गया है। कुछ शहरों को जलापूर्ति की जाती है, कहां से की जाती है, जैसे इंदौर को जो जलापूर्ति की जाती है वो चोरल परियोजना से की जाती है। भोपाल को जल की सप्लाई कोलार परियोजना से की जाती है, जबकि जबलपुर को बरगी परियोजना से और ग्वालियर को तिघरा जलाशय से या तिघरा आपके डैम से जो है आपकी जल की सप्लाई जो है की जाती है। तो इंदौर भोपाल जबलपुर ग्वालियर कहां से परियोजना से सब जल की सप्लाई की जाती है इसकी हमने बात की है। इसके बाद आता है हमारा नर्मदा जल विवाद अधिकरण। नर्मदा जल विवाद अधिकरण की बात की जाए तो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के अंतर्गत केंद्र सरकार के न्यायाधीश बी रामास्वामी की अध्यक्षता में नर्मदा नदी घाटी विकास के सहभाजन पर निर्णय देने के लिए 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद अधिकरण का गठन किया गया था और इसकी रिपोर्ट आपका जो है दिसंबर 1979 में दी गई थी। ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें याद रखो, न्यायाधीश कौन थे, कब इसका जो है गठन किया गया था, इसकी रिपोर्ट कब दी थी। जल विद्युत परियोजनाओं की बात किया उनकी क्षमता क्या है, तो क्षमता क्या है और शुरुआत कब की गई इसको छोड़ देंगे हम बात करेंगे सबसे पहले जल विद्युत परियोजनाओं की। कौन से जल स्रोत कौन सी नदी से लेता है और किस स्थान पर स्थित है, भाई इतना भी याद कर लो, ये काफी रहता है, सफिशिएंट है। सबसे पहले गांधी सागर जल विद्युत परियोजना की बात किया है, चंबल नदी पर है और मंदसौर जिले में है। पेंच या ताताल डोह जल विद्युत परियोजना की बात किया तो पेंच नदी पर है, नागपुर छिंदवाड़ा में है।
रानी अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना की बात किया नर्मदा नदी पर है, बरगी जबलपुर में है। अब इसमें देखो टॉन्स बाणसागर प्रथम, सिलपरा बाणसागर द्वितीय, देवलोन बाणसागर तृतीय और झिन्ना बाणसागर चतुर्थ। ये बाणसागर के ही कुछ आपके एक तरीके से अलग अलग सालों में इसको जो है विकसित किया गया। तो टॉन्स परियोजना की बात किया तो टॉन्स बीहड़ नदी पर रीवा में है, सिलपरा आपकी बात किया तो रीवा में है, देवलोन की बात किया सोन नदी शहडोल में है और झिन्ना की बात किया है तो क्योटी पूर्वा नहर झिन्ना सतना में स्थित है। इसके बाद आता है बीर सिंह जल विद्युत परियोजना जो कि जोहिला नदी उमरिया में है। इसके बाद राजघाट जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर अशोकनगर में है। मड़ीखेड़ा जल विद्युत परियोजना सिंध नदी शिवपुरी जिले में है। तवा जल विद्युत परियोजना नर्मदापुरम में तवा पर है और ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना खंडवा में नर्मदा नदी पर है। इंदिरा सागर जल विद्युत परियोजना खंडवा में नर्मदा नदी पर है और महेश्वर जल विद्युत परियोजना खरगोन में नर्मदा नदी पर है। तो देखो भाई आपको ना ये फैक्ट है और इनको 2 से 3 बार देखना ही पड़ेगा तभी याद कर सकते हैं। ये घुट के नहीं पिला सकते कि भाई आपको हमने पिला दिया है। ठीक है, तो महात्मा गांधी संबंधित कुछ तथ्य है जैसे गांधी भवन भोपाल में है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में है, महात्मा गांधी टाउन हॉल इंदौर में है, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर में है, गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर में है, गांधी सागर बांध परियोजना मंदसौर में है, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 1995 में स्थापित किया गया और महात्मा गांधी होम्योपैथिक महाविद्यालय जबलपुर में। तो सारे ये गांधी से संबंधित कुछ आपके कॉलेज है, कुछ हॉल है, कुछ अभ्यारण्य है, कुछ बांध है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, कहां कहां पर है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत पैदा होती है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है मध्य प्रदेश के जल प्रपात। जल प्रपात से 2 क्वेश्चन या आप ऐसे कह लो मिलाने वाले क्वेश्चन जो है आ ही जाते हैं, आप इससे जो है नहीं बच सकते हो। मध्य प्रदेश में जितने भी वाटरफॉल्स हैं इनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। वैसे तो ज्यादा नहीं है, थोड़े ही वाटरफॉल्स हैं, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। तो आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जो है आप अपने मैप पे ड्रॉ जो है कर सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात की जाए जलप्रपात में बहूती जलप्रपात। बहूती जलप्रपात मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में है जो कि औदा या सेलर नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। अब कहां पर है तो बहूती जलप्रपात आपको ये देखने को मिलेगा मऊगंज जिले में है। इसके बाद आता है चचाई जलप्रपात, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में है, बीहड़ नदी पर है, जिसकी ऊंचाई 130 मीटर है और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहले नंबर पर हो जाता है बहूती, दूसरे नंबर पर हो जाता है चचाई। तो बहुत सारे लोग चचाई पे ही टिक लगा देते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नहीं भाई, ये दूसरे नंबर पर है। चचाई की बात किया तो बहूती के उत्तर में चचाई आपके रीवा जिले में स्थित है। इसके बाद आता है केवटी जलप्रपात जो कि रीवा जिले में ही है। तमस नदी की सहायक नदी है महाना नदी। महाना नदी पर केवटी जलप्रपात है। मकर संक्रांति पर हर वर्ष यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद आता है चूलिया जलप्रपात जो कि राजस्थान के भैरोसगढ़ में चम्बल नदी पर स्थित है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात जो कि चम्बल नदी पर स्थित है। यह क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है एग्जाम में, पता ही होगा। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। भारत का न्याग्रा जलप्रपात कहते हैं। इसकी ऊंचाई केवल 29 मीटर है। इसके बाद आता है सहस्त्रधारा जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा है और इसे सहस्त्रधारा जलप्रपात कहते हैं। इसके बाद धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है और सफेद संगमरमर के लिए धुआंधार जलप्रपात जो है फेमस है। कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में है जो कि नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक के पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद रहने जलप्रपात आता है जो कि छतरपुर जिले में केल एवं खद्दर नदी पर निर्मित किया गया है और रन्हे जलप्रपात के निकटतम ही खजुराहो एयरपोर्ट है। इसके बाद पाताल पानी जलप्रपात इंदौर जिले में चोरल नदी के समीप एक पहाड़ी झरना है। इंदौर जिले के पिकनिक स्थल के रूप में जानी जाती है और पाताल पानी टंटैया भील की समाधि स्थल के रूप में भी जाना जाता है। जमुना जलप्रपात, इस जलप्रपात को बी फॉल्स कहा जाता है, नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में स्थित है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जल की सप्लाई की जाती है। अप्सरा जलप्रपात यह नर्मदापुरम जिले में पचमढ़ी में है। इस जलप्रपात को परी फॉल्स जो है कहा जाता है, इसे अप्सरा जलप्रपात कहते हैं, नर्मदापुरम जिले में है। भालकुंड या राहतगढ़ जलप्रपात यह बेतवा नदी की सहायक नदी बीना नदी पर स्थित है, सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर है। अमरगढ़ जलप्रपात भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में स्थित है। 150 फीट ऊंचा अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु के लिए प्रमुख पिकनिक स्पॉट के रूप में इसको अमरगढ़ जलप्रपात को जाना जाता है। अब हम मध्य प्रदेश के कुछ अन्य जलप्रपात है जैसे बात की जाए, पूर्वा जलप्रपात तमस नदी पर है रीवा जिले में।
पियावन जलप्रपात बिहड़ नदी पर है, रीवा जिले में। बेलोरी जलप्रपात गोरमा नदी पर है, रीवा जिले में। तो ये 3 आपके रीवा जिले में है। इसके बाद पांडव जलप्रपात केन नदी पर है, पन्ना जिले में। अब देखो एमपीपीएससी एफएसओ 2025 में क्वेश्चन आ चुका है। गाथा जलप्रपात केन नदी पर है, ये भी पन्ना जिले में ही है ना। आपके आता है लक्ष्मण धारा, दुग्ध धारा और शंभू धारा, ये आपके तीनों नर्मदा नदी पर हैं और तीनों ही अमरकंटक में स्थित है। इसके बाद आता है जारवानी, जो कि आपकी नर्मदा नदी पर है, गुजरात राज्य में। दर्दी नर्मदा नदी पर है, खरगोन में। झाड़ीदाय चंबल नदी पर है, इंदौर में। और शीतल माता भी चंबल नदी पर ही है, इंदौर में। तो झाड़ीदाय एवं शीतल माता इंदौर में है। गांगुलपारा बैनगंगा के समीप पहाड़ी झरना है, जो कि बालाघाट में है। सुल्तानगढ़ पार्वती नदी पर शिवपुरी में है। ऊषा जलप्रपात जमदारा नदी पर टीकमगढ़ कुंडलेश्वर में है। मंदार नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में स्थित है। तो देखो आपको ना कुछ जलप्रपात तो नेक्स्ट वाले पेज में थे, पिछले प्रीवियस पेज में थे, और कुछ जलप्रपात आपके ये है जो कि कुछ एग्जाम में फंसाने के लिए आपके डाल दिए जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा यहां पर आता है मध्य प्रदेश की झीलें एवं तालाब। तो इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने मैप पे ड्रॉ कर लेना। झीलें और तालाब की बात की जाए तो भोजताल सबसे मध्य प्रदेश की इंपोर्टेंट है। भोजताल एवं तालाब की बात की जाए तो भोजताल भोपाल शहर में स्थित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। भोजताल का निर्माण परमार राजा भोज के द्वारा कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर करवाया गया था। इसका प्रवाहित जल कलियासोत नदी पर जो है जाता है। 2011 तक झील को अपर झील या बड़ा तालाब के रूप में जाना जाता था। राजा भोज के सम्मान में इसका नाम बदलकर भोजताल कर दिया गया है। भोपाल को झीलों की नगरी के रूप में स्थापित के लिए झील पर एक स्तंभ पर तलवार के साथ खड़ी राजा भोज की मूर्ति को स्थापित किया गया है। 2002 में रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के लिए भोजताल को जो है शामिल कर दिया गया है। तो 2002 में रामसर भूमि घोषित की गई है। लाखा बंजारा झील ये बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर में स्थित है। इसे सागर झील के नाम से भी जानते हैं। लोकपाल सागर झील पन्ना के राजा लोकपाल सिंह ने अपने नाम पर लोकपाल सागर तालाब का निर्माण करवाया था। इससे 500 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि के लिए सिंचाई की जाती है। ग्वाल सागर टीकमगढ़ जिले में है। इसका निर्माण चंदेल राजा मदन वर्मा के द्वारा करवाया गया था। धर्म सागर पन्ना जिले में पन्ना नगर में है। मदार साय धार्मिक सूफी संत की स्मृति में यहाँ पर धर्म तालाब जो है बनवाया गया था। मुंज सागर झील धार जिले के मांडू में परमार वंश के राजा बागपंती मुंज ने जो है झील का निर्माण करवाया था। फिर आता है हनुमान ताल। जबलपुर शहर में हनुमान ताल स्थित है। प्राचीन समय में जबलपुर शहर में 52 तालाब एवं 84 तलैया थी। इन तालाब और तलैया का निर्माण गोंड शासकों ने करवाया था। वर्तमान में केवल कुछ ताल ही सुरक्षित है, बाकी जगह पर शहरीकरण कर दिया गया है। सांग सागर एवं माधव सागर झील 1918 में मनिहार नदी पर बनाई गई थी। इस झील से माधव राष्ट्रीय पार्क से पास से ही जो है आपकी सांग सागर माधव सागर झील जो है गुजरती है। इसके बाद आता है रानी तालाब। रानी तालाब रीवा शहर के दक्षिण भाग में है और इसी झील के पश्चिम में देवी काली देवी का मंदिर भी स्थित है। गोविंदगढ़ तालाब रीवा जिले में है। इस तालाब का निर्माण राजा रघुराज सिंह जूदेव के द्वारा बनवाया गया था। संग्राम सागर झील जबलपुर का एक चर्चित पर्यटन स्थल है। शहर से केवल 15 किलोमीटर दूर इस झील का निर्माण 15वीं शताब्दी के गोंड शासक संग्राम शाही ने करवाया था। चिड़की खो यह झील राजस्थान जिले के नरसिंहगढ़ में है। चिड़की खो को मालवा का कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। 52 जो ताल का शहर हमने अभी जबलपुर बताया है, यहाँ पर 52 तालाब एवं 84 तलैया थी, जिसमें प्रमुख हनुमान ताल, रानी ताल, गलोवा ताल, देवताल, सपा ताल, मड़ोआ ताल, आधार ताल, गंज ताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील जो है प्रमुख थी। हालांकि अब झीलों को भर दिया गया है, तालाबों को, और शहरीकरण कर दिया गया है। झीलों की नगरी किसे कहा जाती है? भारत में भोपाल को कहा जाता है। भोपाल में लोअर झील, अपर झील, साहेबपुरा झील, मनीषा झील, मोतिया तालाब इत्यादि झीलें जो है स्थित थी। चलिए कुछ आपकी इंपोर्टेंट, जैसे सिरपुर यशवंत सागर कहां पर है? इंदौर में है। और सिरपुर झील रामसर भूमि में शामिल है। सांग सागर, जादव सागर और आपकी माधव सागर शिवपुरी में है। यह झीलें राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। मुंज सागर और कर्पूर सागर मांडूधार में है। इसका निर्माण बागपति मुंज के द्वारा जो है करवाया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा यहां पर अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के रामसर जैव विविधता स्थल घोषित किए गए हैं, उसकी बात की जाए। सबसे पहले तो हम ये समझे वेटलैंड होते क्या हैं या रामसर भूमि होती क्या है। तो ऐसे दलदली या जल वाले क्षेत्र, ध्यान रखिए, सुनिएगा, ऐसे दलदली या जल वाले क्षेत्र जहां पर वर्ष भर बहता हुआ या शांत जल, समुद्री जल या गैर समुद्री जल का जमाव होता है, जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक ना हो, उसे आर्द्र भूमि कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। ऐसा दलदली जल वाले क्षेत्र जहां वर्ष भर बहता हुआ जल,
शांत जल, समुद्री जल, गैर समुद्री जल का जमा होता है जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है, उसे हम आर्द्र भूमि या वेटलैंड के रूप में जानते हैं। भारत शासन के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत वर्ष 2017 में वेटलैंड के नियम बनाए गए हैं, जिसके पालन मध्य प्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण का गठन भी किया गया था। 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता भी किया गया था। अब आपके कुछ देख सकते हो, सांग सागर, भुज वेटलैंड, तवा जलाशय, सिरपुर एवं यशवंत सागर। अब हम बात की जाए रामसर सूची में शामिल, सबसे पहले भुज वेटलैंड जो कि भोपाल में है, 19 अगस्त 2002 को आपको जो है रामसर सूची में शामिल किया गया था और मध्य प्रदेश की यह पहली रामसर साइट थी। इसके बाद सांग सागर झील शिवपुरी में है, 7 जनवरी 2022 को शामिल किया गया था। सिरपुर तागर तालाब इंदौर में है, 7 जनवरी 2022 को इसको भी शामिल किया गया। यशवंत सागर इंदौर में है, 7 जनवरी 2022 को इसको भी शामिल किया गया है। तो 7 जनवरी 2022 को 3 आपकी तालाब सागर झील को शामिल किया गया, सांग सागर, सिरपुर तालाब, यशवंत सागर। इससे पहले 2002 में भुज वेटलैंड को शामिल किया गया था और 2024 में तवा जलाशय जो कि नर्मदापुरम में है, ये 8 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर साइट के रूप में शामिल जो है किया गया है। जैव विविधता क्या होता है? तो ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें स्थलीय, तटीय और जलीय समृद्ध विविधता, जैव विविधता वाले वन्य प्रजाति के साथ साथ दुर्लभ, संकटग्रस्त एवं कीस्टोन प्रजाति पाई जाती हैं, उसे हम BHS जैव विविधता विरासत कहते हैं। ध्यान रखिएगा। जैव विविधता विरासत की बात करें तो भारत में 45 है। जैव विविधता पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे 10 है, जो कि भारत का पहला जैव विविधता स्थल नल्लूर इमली ग्रोव कर्नाटक 2007 में था और 45वां गुप्तेश्वर वन उड़ीसा 2024 में घोषित किया गया है। अब भारत में तो 45 हैं, तो मध्य प्रदेश में कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में आप कहेंगे जैव विविधता स्थल 5 है। कौन कौन से? 2019 में 2, 2024 में 2 घोषित किए गए थे, टोटल 5। नरो हिल्स सतना में, पातालकोट छिंदवाड़ा में 2019 में दोनों, अमरकंटक अनूपपुर में 2022 में, बाल्मी परिसर भोपाल में 2024 में और सिरपुर तालाब इंदौर में 2024 में घोषित जो है जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। यहाँ पर अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, मध्य प्रदेश की मिट्टियां। और मध्य प्रदेश की मिट्टियों से एक क्वेश्चन या संभवतः 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात किया काली मिट्टी। तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी भी 3 तरीके की होती है, गहरी काली, साधारण काली और छिछली काली। इसके बाद मध्य प्रदेश में एक होती है लाल पीली मिट्टी, एक होती है मिश्रित मिट्टी, फिर जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। ये पांचों मिट्टियों का अपना अलग अलग योगदान है। इसके बारे में बात करें, हमने आपको बताई थी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है आपकी तीनों यहां पर पाई जाती है, गहरी काली, साधारण काली, छिछली काली। फिर आपको हमने एक बताई थी आपकी जलोढ़ कछारी मिट्टी। तो आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उत्तर में। फिर बताया था लाल पीली मिट्टी ये पाई जाती है। उसके बाद मिश्रित मिट्टी और सबसे कम साइज में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अब सबसे पहले हम एक एक करके बात की जाए तो हम काली मिट्टी की सबसे पहले बात करेंगे। काली मिट्टी से बात करने से पहले मृदाओं के कुछ अन्य नाम होते हैं, उसकी बात करेंगे। जैसे काली मिट्टी को हम रेगूर, कपासी या चरोनुजम मिट्टी के नाम से जानते हैं। लाल पीली मिट्टी को चलका एवं डोरसा के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी को हम दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं और लेटराइट मिट्टी को हम लाल भूरी या सफेद मिट्टी के नाम से जो है जानते हैं। तो ये उपनाम आते हैं, ध्यान रखिएगा, आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही नहीं बता दिया कि मन किया तो बता दिया, है ना, इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले अब हम काली मिट्टी की बात किया तो बेसाल्ट चट्टानों से इसका जो है निर्माण होता है। इसे ही आपका रेगूर मिट्टी, कपासी मिट्टी, चरोजुनम मिट्टी के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, इसमें फसल कौन सी होती है? तो फसल की बात की जाए तो आपकी कपास, सोयाबीन और मूंगफली की कपास काली मिट्टी में जो है आपकी क्या की जाती है, जो है खेती को किया जाता है। इसका विस्तार काली मिट्टी का तो मालवा के पठार एवं निवाड़ क्षेत्र में है। काली मिट्टी स्वयं जोत वाली मिट्टी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर इसमें पानी की मात्रा हो जाए तो चिपचिपी जाती है और सूख जाए तो दरारें पड़ जाती हैं। काली मिट्टी का काला रंग होता क्यों है? तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है होता है। काली मिट्टी में लोहा एवं चूने की प्रचुरता मात्रा में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल काली मिट्टी का ही पाया जाता है या साधारण काली मिट्टी का कह सकते हो। काली मिट्टी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगुलीन तत्व 70% जो है पाए जाते हैं। अब काली मिट्टी के भी हमने 3 वर्गीकरण किए थे। साधारण काली जो कि मालवा पठार का उत्तरी भाग निवाड़ क्षेत्र में है, गहरी काली मालवा क्षेत्र में है और छिछली काली आपके सतपुड़ा क्षेत्र में है। आप देख सकते हो गहरी काली, साधारण काली एवं छिछली मिट्टी। अब उसके बाद अगर हम बात की जाए तो इसके बाद आता है हमारा लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस की चट्टानों के अपरदन से होता है। इसको चलका एवं डोरसा के नाम से जाना जाता है। धान की फसल के लिए इंपोर्टेंट है। पूर्वी मध्य प्रदेश बघेलखंड क्षेत्र में यह फैली हुई है। लाल पीली मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? तो फेरिक आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। जब इसमें जल मिल जाता है फेरिक ऑक्साइड में, तब यह पीले रंग की भी जो है दिखने लगती है।
लाल पीली मिट्टी में क्ले की मात्रा 5 से 6% तक पाई जाती है। फिर आता है आपकी मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी मध्य प्रदेश के केवल 10% भाग पर पाई जाती है। आयरन की इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गेहूं, धान और तिल के लिए इंपोर्टेंट है। बुंदेलखंड एवं विंध्य क्षेत्र में फैली हुई है। इसके बाद आती है जलोढ़ मिट्टी। बुंदेलखंड नीस और नदियों के अवसादों से बनने से जलोढ़ मिट्टी का विकास होता है और इसे ही हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी की बात किया तो पोटास की अधिकता के कारण यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के रूप में जानी जाती है, जिसमें गेहूं, गन्ना एवं सरसों की फसल उगाई जाती है। चंबल एवं नर्मदा घाटी क्षेत्र में इसको फैली हुई है। इसके बाद आती है लेटेराइट मिट्टी। लाल भूरी मिट्टी या भट्टा मिट्टी के नाम से जानी जाती है। ह्यूमस में इसमें मात्रा में कमी होती है। ज्वार, मक्का, बाजरा पाया जाता है इसमें। सतपुड़ा क्षेत्र, बैतूल, छिंदवाड़ा, मध्य भारत, मंदसौर, नीमच, श्योपुर में पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। और सबसे कम उपजाऊ वाली मिट्टी कोई भी है तो आपकी लेटेराइट मिट्टी ही है, ध्यान रखिएगा। कुछ फैक्ट की बात की है, जैसे प्राकृतिक क्षेत्र एवं मृदा का वितरण। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। बघेलखंड पठार में लाल पीली मिट्टी। सतपुड़ा के पठार में छिछली काली मिट्टी। निमाड़ के पठार में साधारण काली मिट्टी। मध्य भारत के पठार में कछारी एवं जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। मिट्टी के रंग की बात किया तो काली मिट्टी का काला रंग किस कारण होता है, तो टेटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टी का भूरा सफेद रंग केओलिन के कारण होता है। फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी, कपास और मूंगफली के लिए बात किया तो काली मिट्टी। गेहूं और गन्ना जलोढ़ मिट्टी में उपजाऊ होता है। चावल के लिए लाल पीली मिट्टी चाहिए होती है। मक्का, कॉफी के लिए लैटेराइट मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1977 में की गई थी। मध्य प्रदेश में तवा बांध के कारण जल भराव और लवणता के खिलाफ इसको जो है मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अवनलिका अपर्दन, गली इरोजन क्या होता है, तो अपर्दन में बड़ी मात्रा में या अधिक गहरी नालियां बन जाती हैं। इन्हें खंडरों को बीहड़ जो है कहा जाता है। आपने देखा होगा मिट्टी के बीच में इस टाइप में चौड़े चौड़े खड्ड बन जाती हैं, जिन्हें खंडर भी कहते हैं, अवनलिका भी कहते हैं, अपर्दन या बीहड़ भी नाम से भी जानते हैं। चंबल नदी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जो कि अवनलिका अपर्दन जो है देखा जा सकता है। और सबसे ज्यादा प्रभावित जिले बीहड़ से मुरैना है, भिंड है एवं श्योपुर है। ये तीनों जिले अवनलिका अपर्दन या बीहड़ प्रभावित जिले सबसे ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। तो आज हमने यहाँ पर कितने चैप्टर कवर किए, 4 चैप्टर कवर किए, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था 8, 9, 10 एवं 11। नेक्स्ट वीडियो में हम कौन सा चैप्टर कवर करेंगे, तो मध्य प्रदेश में जो कृषि है एवं पशुधन है, इसके बारे में हम 2 चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसलिए ये चैनल आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए थे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो है मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।